नीतीश जी जैसे, स्वर्गीय सुशील मोदी जैसे इस बिहार को नेतृत्व करने वाले नेता मिले तो आप पूरे बेतिया विधानसभा से लेकर बेतिया नगर निगम में घूमेंगे तो शायद ही कहीं आपको कच्ची सड़क अब मिलेगी। ना गांव में आज तक एक पार्क हुआ, ना गांव में किसी प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र हुआ, ना गांव में कोई सौंदर्यीकरण हुआ। ऐसा हुआ कि बेतिया नगर निगम से पैसा वापस चला जाता है, करोड़ों का करोड़ों रुपया जाता है और उस पैसे को देश को भाव या किस भाव से उस पैसे को यूज नहीं किया जाता है। समस्या हमारे लिए एक चैलेंज है, जो चैलेंज मैं हमेशा उसको स्वीकार करता हूँ। जब बुआ के साथ बैठता हूँ तो बुआ में अक्सर मैं देखता हूँ, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, जैसे बुआ के पास आता है तो बुआ उठ के सबसे पहले पैर छूती है। अगर आप दोनों जी अगर लगता है खुदा ना खास्ता कि ऐसा कोई बात हो, अगर लगता है कि आपको अगर आपके किसी रिश्तेदार या किसी को छुआ हो तो आप एक बार देखिए हमारे माननीय सांसद, आपको लगेगा कि नहीं ये सांसद नहीं। और जनता को ही जब तक आप परिवार नहीं मानिएगा तब तक आप समाज के प्रति आप कुछ नहीं करेंगे। प्यार भाई, मोहब्बत भाई, स्कूल का प्यार, स्कूल में के प्यार कहीं या घर के सामने खिड़की के प्यार कहीं, जोन कहीं, ठीक प्यार बढ़ल दोनों परिवार मिला। नमस्कार, गांव देहात के खास एपिसोड में आज के हमारे मेहमान है भाजपा के नगर निकाय के प्रकोष्ठ क्षेत्रीय प्रभारी राहुल जी सदस्य हैं। एकदम खूब बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। पूरा देख रहे हैं क्षेत्र में, पूरा भ्रमण कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। देखिए क्षेत्र में भ्रमण हमारा परिवार शुरू से ही राजनीतिक परिवार है। आपको जैसे पता होगा कि हमारी अपनी बुआ जो बिहार सरकार में भी पशुपालन मंत्री हैं, श्रीमती रेणु देवी जी पूर्व की उप मुख्यमंत्री रही और विगत 2000 से लेके और 2025 तक बेतिया की जनता ने बेटी के रूप में उनको स्वीकार किया। और जन जन में एक आवाज होती है कि जब बुआ की बात आती है, जब रेणु देवी की बात आती है तो एक ही होता है कि घर घर की बेटी और नौजवानों की बहना और जो बच्चे हैं उनकी बुआ, ये लोगों के बीच में है। तो बुआ की व्यस्तता होने के चलते क्षेत्र का भ्रमण भी होता है और मेरी धर्मपत्नी भी चुनाव मेयर का लड़ी थी तो इस बहाने बेतिया नगर निगम पे विशेष कर ध्यान रहता है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और जो सरकार की योजना है वो धरातल पे आए। इन सब विचारों को लेके लोगों के बीच में जाने का कार्य रहता है। और बचपन से ही शौक रहा राजनीतिक में, क्योंकि जब मैं केआर स्कूल में पढ़ता था तो मेरे दोस्त हमेशा कहते थे कि मेरे को नाम से नहीं जानते थे, मेरे को कहते थे देखो नेता आ गया, नेता आ गया। तो दोस्तों का भी विषय है और अगर मैं आज जो कुछ हूँ उसका अगर मेरा श्रेय जाता है तो वो मेरी सिर्फ बुआ को जाता है, रेणु बुआ को। कि अगर इस क्षेत्र में अगर लोगों ने मुझे जाना, लोगों ने पहचाना और अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो इसका अगर श्रेय कहा जाए तो वो 100% मेरी बुआ का है। क्योंकि कहते हैं ना कि संस्कार बाजार में नहीं मिलती, संस्कार घर और परिवार से ही मिलती है। तो उनका तो संस्कार हमारे शरीर में कूट-कूट चुका है। राजनीति करने का बचपन से ही पूरा मूड बना। हाँ, बचपन से ही मूड था। हमेशा मेरे दोस्त कहते थे कि अरे यार तुम राजनीति बड़ा अच्छा करते हो। तो स्कूल में मेरे को नाम से नहीं बुलाया जाता था, मेरे को सब मेरा दोस्त जितना था सब कहता था नेताजी 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 नेताजी। और जब स्कूल में कोई कल्चर प्रोग्राम होता था तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, कोई कार्यक्रम हो। कब की बात बता रहे हैं? ये बात मैं बता रहा हूँ 2002, 3, 4। मैं 2004 में मैट्रिक पास आउट किया था तो तब से मेरे को 2002, 3 से ही कहते थे भाई नेताजी नेताजी, नेता नेता, दोस्त है भाई है तो कहते थे। तो लग रहा है कि दोस्तों का जो सपना था, जो साकार था कि मेरा भाई मेरा दोस्त है, कुछ करे, कुछ समाज के लिए करे, हर वर्ग के लिए करे और अपने साथ साथ चंपारण का भी नाम रोशन करे। तो हर दोस्त को यही चाहता है। छात्र राजनीति किए हैं? छात्र राजनीति तो नहीं किया हूं मैं, लेकिन मैं 2007 में युवा मोर्चा का जिला महामंत्री हुआ करता था। 2007 की मैं बात बता रहा हूं। तो रहा छात्रों के बीच में आना जाना लगा। राजनीति में एंट्री कब हुई आपकी? मेरी राजनीति में एंट्री हुई 2007 में। 2007 में जी। किस पार्टी से शुरुआत की? मेरी पार्टी की शुरुआत थी भारतीय जनता पार्टी। मैं संघ में भी रहा हुआ हूँ,
संघ के विचारों पे भी चलता हूँ, संघ की जो शाखाएं लगती हैं उसमें भी मैं जाता हूँ, संघ का जो पथ संचलन होता है उसमें भी जाता हूँ, संघ की जब कोई बैठक होती है उसमें भी जाता हूँ, और मैं धर्म जागरण समन्वय का मैं संरक्षक भी हूँ अपने जिला का। तो धर्म के प्रति भी बिल्कुल निस्वार्थ और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना भी हमेशा बढ़ चढ़ के रहता हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली कि हाँ हमको राजनीति में जाना है? ठीक है, बचपन से आपका मन था, स्कूल के बच्चे कहते थे, प्रेरणा कहाँ से मिली कि नहीं हम? देखिए, प्रेरणा जो है, हकीकत बताऊं तो प्रेरणा मिली जब बुआ मेरी जब 2000 में विधायक बनी, तो हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन जब 5-6 से बुआ के साथ जब मैं क्षेत्र में जाया करता था, तो आप विश्वास नहीं करिएगा कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी। रोड नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थे, और एक माहौल था, लोग 4 बजे 5 बजे अपने घर में चले जाते थे। इतनी परेशानियां होती थी, ना एम्बुलेंस ढंग का रहता था, ना रोड रहता था, दिन रात लूट कांड, लोगों को उठाना, और बाजार तो ऐसे बंद हो जाता था कि जैसे पता ही नहीं। हम लोग शाम में कहीं निकले तो घर वाले बोलते थे कि नहीं 4 बजे के पहले घर आ जाओ या घर के अंदर ही खेलो। हम लोग ना क्रिकेट खेलने जल्दी जा पाते थे, नहीं कुछ ऐसा एक माहौल जो था। तो 5 के बाद 6 में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कुछ करना चाहिए समाज के प्रति, हम लोग को भी आगे बढ़ करके समाज के प्रति लड़ना चाहिए। तो 2005 में जैसे सरकार बदली, धीरे 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 धीरे, और मैं क्या बोलूं, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं आपके मंच से कि नीतीश जी जैसे, स्वर्गीय सुशील मोदी जैसे इस बिहार को नेतृत्व करने वाले नेता मिले, जो कि पूरे बिहार की परिभाषा को बदल दिया। बिहार पहले शर्म लगता था, आप कहीं जाते थे तो लोग पूछता था कि कहां से, बिहार से आए हो, अरे बिहारी हो, बिहारी कहने में शर्म लगता था। लेकिन आज की आप दिशा और दशा देखिएगा तो बिहारी कहने में गर्व लगेगा। तो अगर ये देन थी तो ये डबल इंजन सरकार की देन थी, नीतीश कुमार और स्वर्गीय सुशील मोदी की देन थी। पहले से क्या कुछ बदलाव हुआ बेतिया में? नहीं, बेतिया में खासकर विशेष रूप से बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? आप देखिए कि बेतिया GMCH, आज जो बेतिया गवर्नमेंट कॉलेज बनी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बेतिया जैसे शहर में, आप बगल पूर्वी चंपारण चल जाइए, वहां गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे बेतिया जैसे शहर में और बाहर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, ये गर्व की बात है। आज आप देखिएगा कि बेतिया जैसे शहर में अभी मुख्यमंत्री आए हुए हैं, तो बेतिया जैसे शहर में 3 इतना बड़ा तोहफा मिला बेतिया शहर को। एक आपको GMCH जाने के लिए 80 करोड़ का 4 लेन का रोड पास हुआ, बरबस सेना से लेके हॉस्पिटल तक। दूसरा आपको पास हुआ कि मझौलिया विधानसभा में आपको पंचायत आता है माधोपुर, वहां विद्युतीकरण का एक पूरा सब स्टेशन बनाया जा रहा है। तीसरी बात आप बात करिए तो अभी बड़ा रमना का भी सौंदर्यीकरण कैबिनेट में पास हो गया है। चौथी बात करें तो अमूमन को डेवलप किया गया, और सबसे बड़ी बात किया जाए तो आप पूरे बेतिया विधानसभा से लेकर बेतिया नगर निगम में घूमेंगे तो शायद ही कहीं आपको कच्ची सड़क अब मिलेगी। नगर निगम में विकास हुआ? नगर निगम में क्या विकास हुआ है? नगर निगम में तो कुछ विकास ही नहीं हुआ। जिस तरह जनता ने आभार विपक्षियों को दिया, आप लगेगा कि वो आभार को उन्होंने आभार नहीं समझा। बेतिया नगर निगम को आज के देखिए तो आप अपने से कल्पना करिए और लोगों के बीच में जाके देखिएगा तो बेतिया नगर निगम को नगर निगम तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नगर निगम को छोड़ के नरक निगम तो कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि आप देखिएगा तो जगह जगह कचरे हैं, जगह जगह शहर में अभी भी पानी नहीं आ रही है, जगह जगह जल नल योजना की स्थिति खराब है। आप विश्वास नहीं करिएगा, 2 साल हो गए, 2 साल में पूरे नगर निगम में एक लाइट चेंज नहीं हुआ। आप 60 पंचायत था जो इस बार बेतिया नगर निगम में लिया गया, उसको 20 वार्ड में कन्वर्ट किया गया। आप गांव की बात करें तो गांव में ना ही एक आज तक जिम हुआ, ना गांव में आज तक एक पार्क हुआ, ना गांव में किसी प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र हुआ, ना गांव में कोई सौंदर्यीकरण हुआ।
बहुत सारे जब मैं नगर निगम में जाता हूँ या विधानसभा की ओर में जाता हूँ, तो नगर निगम में खासकर लोग बोलते हैं कि आपकी बुआ विधायक है, आपकी बुआ मंत्री है, आपके सरकार में आपके अंकल संजय अंकल यहाँ के सांसद हैं। तो सांसद विधायक का जो निधि होता है, मैं आपके मंच के द्वारा बताना चाहूंगा कि सांसद निधि 5 करोड़ होता है, जिनको 6 विधानसभा में वो 5 करोड़ खर्चा करना रहता है, और विधायक निधि 3 करोड़ था जो इस साल से 4 करोड़ हो गया। तो आप सोच लीजिए 46 वार्ड और 18 पंचायत को में ही ये 5 करोड़ खर्चा करना पड़ता है। और नगर निगम को क्या मिलता है? नगर निगम को कम से कम उनका बजट होता है तो 400-500 करोड़ का होता है। भाई आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बेतिया नगर निगम को कहते हैं कि बहुत सुंदर बना देंगे, बहुत स्वच्छ बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। 2 साल में बताए कि उन्होंने क्या किया। 2 साल में एक स्मार्ट बता दे। इतनी मुख्य रूप से जो सड़क है, इतनी बदतर स्थिति है कि आप देख नहीं सकते। आप जमदार टोला से आप आ जाइए कालीबाग, वो रास्ता की स्थिति जो मुख्य सड़क रोड से जुड़ी है। आप कमलनाथ नगर से, सुप्रिया रोड से आप कमलनाथ नगर होते खिली के गाछ होके आ जाइए, आप स्थिति 4-5 जगह ऐसी स्थिति है कि आप मुझे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जनक राम जी का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीमती रेणु देवी जी का, कि जिन्होंने मेरे जो इस बिहार सरकार के नगर विकास के जो मंत्री है नितिन नवीन जी, मैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने एक योजना की, जिस तरह मुख्यमंत्री सड़क योजना थी जो पंचायतों में चलती थी, अभी वो स्थिति हो गई कि मुख्यमंत्री नगर निगम योजना उन्होंने कर दी। तो एक जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है, उनको ये दिया गया कि मुख्य मुख्य चीजों को प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री और विधायक के द्वारा मुख्य रूप से देखा जाए। तो उन्होंने मुख्य रूप से ये जो जितनी जगह थी वो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं 50 करोड़ कुछ दिन पहले उन्होंने योजनाओं को सेंशन करा दिया, और सेंशन कराने के बाद बहुत जल्द उसका टेंडर आएगा। तो जो मुख्य चीज है वो तो विधायक एमपी कर ही रहे हैं, लेकिन नगर निगम में कुछ नहीं तो कुछ नहीं। आप जाइए तो वो डस्टबिन लगा, आप देखिएगा तो आज एक भी डस्टबिन आपको नहीं मिलेगा। जो स्टील की डस्टबिन लगाई गई, ना लाइट बदला गया, ना कोई शहर में ना किसी चीज का सौंदर्यीकरण हुआ, ना किसी स्कूल में कोई फैसिलिटी हुई, ना जिम हुआ, ना पार्क हुआ, ठीक, ना सीसीटीवी लगा। तो बताए जनता को कि उन्होंने क्या किया, बताए 2 साल में कि बेतिया को क्या करना चाहिए था। बेतिया स्मार्ट सिटी है कि बेतिया आज भी वही बेतिया ही। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? इसके लिए दोषी पूरे नगर निगम प्रशासन को मानता हूँ, यहाँ की मेयर को मानता हूँ। दोषी यही है क्योंकि यही मुख्य रूप से पद है। कुछ दिन पहले डस्टबिन की बात की, कुछ दिन पहले खबर छपा था, कई जगह हम देखे भी थे, डस्टबिन चोरी हो रहा है। वीडियो भी वायरल हुआ था, चोरी करके लोग ले जा रहे हैं, कचरा की गाड़ी से ले जाया जा रहा है। एकदम बिल्कुल, मैं भी सोशल मीडिया के उससे मैं प्लेटफॉर्म से देखा हुआ था। तो ये किसकी जिम्मेवारी होती है? ये जिम्मेवारी किसकी होती है? नगर निगम की गाड़ी पे डस्टबिन डाला है तो नगर निगम की प्रशासन होंगे, नगर निगम के कर्मचारी होंगे। इसकी तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी यहाँ की मेयर को लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे बचे शहर को, कैसे साफ रखा जाए शहर को, कैसे अच्छे से पूरे बिहार में एक चंपारण का जो मॉडल है, जो हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, महर्षि जी की यहाँ ये है, और बहुत सारे ऐसे चीज हैं। आपने बेतिया के लिए किया ही क्या? 2 साल में किया क्या? हमेशा देखिएगा तो कभी नगर जो यहाँ की महापौर हो, कभी नगर प्रशासन पे कुछ बोलती हैं, कभी अपने पार्षदों पे कुछ बोलती हैं। तो आप ये तो स्पष्ट करें कि आप बेतिया शहर को बनाना क्या चाहती है, बेतिया नगर निगम को आप बनाना क्या चाहती हैं। 2 साल में आपने कुछ नहीं किया तो आगे आप क्या करेंगे, ये जनता पूछेगी ना। चुनाव आएगी बाद, फिर 3 साल के बाद 2027 में चुनाव होगा, फिर जनता बताएगी। मैं जाता हूँ नगर निगम में, घूमता हूँ, इतनी हजारों परेशानियां हैं। और खासकर मैं बता दूं, ये जो प्रधानमंत्री जो योजना, जो घर की योजना थी, आवास योजना, ऐसा हुआ कि बेतिया नगर निगम से पैसा वापस चला जाता है।
ये कैसी योजना है कि जो गरीबों को योजना जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, हमारे माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल द्वारा लड़के पैसा बिहार को दिया जाता है और लड़के लाके बेतिया नगर निगम में उनके द्वारा करोड़ों का करोड़ों रुपया जाता है और उस पैसे को देश के भाव से या किस भाव से उस पैसे को यूज नहीं किया जाता है और वो पैसा वापस चला जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये पूछेगी बेतिया की जनता। 3 साल के बाद पूछेगी बेतिया की जनता। आपकी पत्नी चुनाव लड़ी थी नगर निकाय का, हाँ। क्या कारण रहा, क्या कुछ आपको लगा? देखिए कारण क्या, ये जनादेश है। मुझे जितना जनादेश मिला मैं उसमें खुश हूँ। मुझे लगा कि लोगों ने मुझे, बेतिया की जनता ने, बेतिया की मालिक ने मुझे नहीं पसंद किया, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुरभि घई जी को नहीं पसंद किया। फिर से मैं चुनाव हारा, मैं 30 दिसंबर को मैं चुनाव हारा, मैं 1 जनवरी से मैं फिर से प्रण लिया कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, अपनों के बीच में जाऊंगा और मैं फिर से मेहनत करूंगा। फिर से जो दबे कुचले, जो समाज के वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़े से आते हैं, जो आपको और वर्ग है, वो जितने वर्ग के लोग हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, असहाय लोग हैं, उन सबकी मैं मदद के लिए खड़ा रहता हूँ। अगर कोई सोचे कि मुझे उतना वोट आके और मैं अब अकेले हिटलर शाही करूं, तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। मैं, मेरे लिए मेरा भगवान मेरा जनता है और मैं जनता की बदौलत खड़ा हूँ। चूक कहाँ रही है, क्या कारण रहा? नहीं, चूक के देखिए हुआ क्या कि अचानक से महिला हो गया। हमें लगा कि ये जेंट्स रहेगा, लेकिन अचानक से ये महिला जो मेयर, ये जो कैंडिडेट था, ये महिला हो गया। तो लोगों को लगा कि महिला है, तो पहली बार पत्नी को लोगों ने जाना। अगर इससे पहले आपकी पत्नी क्षेत्र में नहीं, मेरी पत्नी कहीं से क्षेत्र में नहीं थी। 2000 जब घोषणा हुई, 2022 में जब घोषणा हुई, तब मैंने बोला कि चलो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी लड़े। तो हो सकता है कि मेरी पत्नी को लोगों ने जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो हो सकता है कि लोगों ने उस चीज को देखते हुए, और जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको चुनती है अच्छे के लिए चुनती है। अगर आप अच्छा करिएगा तो जनता फिर आगे आपको ले जाएगी, अगर आप अच्छा नहीं करिएगा तो जनता फिर अपने हाथे आपको पीछे आपके घर पे बैठा देगी। जनता ही मालिक है, तो जनता का विश्वास है, तो ये सर्वोपरि है। तो आज मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के लोगों के बीच में लगा हुआ हूँ और लोगों की मैं तो सेवा करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक ही संकल्प है, मेरे लिए जनता ही का सेवा करना। यही मैंने अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को मैं लेके और अपने लोगों के बीच में जाता हूँ। पत्नी राजनीति में आ गई है? नहीं, पत्नी राजनीति में है, जहाँ जरूरत पड़ती है मैं उनको भी ले ही जाता हूँ। सक्रिय रहेंगे? हाँ, सक्रिय बिल्कुल है, सक्रिय है, बिल्कुल है। खासतौर पे कभी कभी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, पत्नी जाया करती है। और आज के डेट में बेटी पढ़ाओ महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। भाई धन्य है हमारे ये बिहार सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। तो महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी और बढ़ चढ़ के भी भाग लेती हैं। तो मेरी पत्नी क्या, सब किसी की पत्नी, सब किसी की घर की बहू, बेटी, बहन हमारी जितनी राजनीतिक में सक्रिय रहे, तो ये हम सबको लिए करते हैं। अभी की स्थानीय राजनीति में आपकी भूमिका क्या है? नहीं, स्थानीय राजनीति की भूमिका क्या कीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला कि जन सेवा ही मेरा संकल्प है। मेरे लिए जनता, मेरे लिए भगवान, और मैं अपने लोगों के बीच में जाता हूँ। मैं अपने लोगों के बीच में जाकर उनके दुख को अपना दुख समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके दुख को मैं दूर कर सकूं। और हमारी बुआ स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री है, इसके चलते बहुत सारा मैं काम अपने लोगों के बीच में करवा देता हूँ। पदाधिकारियों को बोल के मैं बेतिया प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि जब भी मैं किसी भी रिगार्डिंग के लिए मैं अपने लोगों के लिए बोला हूँ, तो हमेशा प्रशासनिक तरफ से न्याय दिलाने का काम प्रशासन के द्वारा होता है। क्या फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? एकदम बिल्कुल, 2027 में मेरी धर्मपत्नी फिर से चुनाव लड़ेगी। इसमें कहीं कहीं नहीं है, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अगर बेतिया की जनता अगर आवाज लगाएगी तो एकदम चुनाव लड़ूंगा। क्षेत्र आप बार करते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत तरह की समस्या आपको बताते होंगे, समस्या सुनाते होंगे, उनका समस्या का निदान कैसे करते हैं आप? देखिए, समस्या का निदान जो है ना, बता रहे हैं कि समस्या का निदान कुछ नहीं होता। हमारे पास जब क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारी समस्या आती है, तो समस्या निदान करने के लिए ही
स्थानीय विधायक को चुना जाता है, स्थानीय सांसद को चुना जाता है, स्थानीय मेयर को चुना जाता है। इस समस्या के लिए जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ बहुत सारी समस्या आती है, हम लोग को भी परेशानी आती है, लेकिन अब जनता का काम कैसे हो, जनता को कैसे हम बैठे और उनका तुरंत काम हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपने नेता के पास जाऊं तो मेरा काम हो जाए। हो सकता है बहुत सारा काम, 10 काम है तो 8 ही काम होता है, 2 काम हम लोग असंतुष्ट रह पाते हैं। लेकिन जो भी जनता के बीच में जाता हूँ, जो समस्या हो, राशन की समस्या हो, रोड की समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, जो समस्या हो, किसी को कोई छात्रवृत्ति की समस्या हो, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड की लोन की व्यवस्था हो, तो ऐसी बहुत सारी योजना है, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, ये सारी समस्या हम प्रशासनिक पदाधिकारी से बात करके और उन सारी समस्या को दूर करने का काम करते हैं। समस्या हमारे लिए एक चैलेंज है, जो चैलेंज मैं हमेशा उसको स्वीकार करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं जनता के बीच में जाता हूँ और जब जनता जब अपने बारे में कुछ बताती है तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं आपको क्या बोलूं। मुझे लगता है कि मेरा भाई, मेरा गार्जियन, मेरा अभिभावक मेरे को कुछ बोल रहा है, तो इससे बढ़िया खुशी की क्या बात हो सकती है। रेणु देवी जी आपकी बुआ है, उप मुख्यमंत्री रही है, अभी मंत्री हैं, उनसे क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है? देखिए, मैं तो पहले ही बताया हूँ कि बुआ तो मेरे लिए जीवन में एक प्रेरणा है, और अगर माँ बाप के बाद अगर श्रेणी अगर मैं किसी को देता हूँ अपने जीवन में तो वो अपनी बुआ को देता हूँ। जितनी बुआ ने संघर्ष किया है, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं उनके कहीं 1% भी उस संघर्ष में मैं भागीदारी हूं या मैं उतना कर रहा हूं। बुआ क्या बनू, कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो जो जीवन अपने जीवन में जो देखी है, 6 महीने का बेटा हाथ में लेके और 3 साल की बेटी को लेके और राजनीतिक क्षेत्र में जब कदम रखे और जिसके क्या बोले सर पे पति का ना छाया हो ना कुछ हो, वो महिला जब इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए जब निकली और अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में और देश के एक एक चैलेंज बखूबी निभाई। और आज गर्व, मुझे स्वयं मैं क्या बोलूं, मुझे गर्व होता है कि जब मैं कहीं जाता हूं मैं कहता हूं कि मैं श्रीमती रेणु देवी का भतीजा हूं, तो इससे बड़ा खुशी मेरे को अपने जीवन में क्या बोलूं। कोई शब्द नहीं है अपनी बुआ के लिए, कोई शब्द नहीं है, जितना मैं शब्द कहूं वो मेरे लिए तो जीवन। बुआ के साथ बैठते उठते हैं तो किस तरह की बातें होती है, थोड़ा सा देखिए, जब बुआ के साथ बैठता हूं तो बुआ में अक्सर मैं देखता हूं, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, जैसे बुआ के पास आता है तो बुआ उठ के सबसे पहले पैर छूती है। मैं सोचता हूँ कि बुआ 5 बार की विधायक रहे, बुआ उप मुख्यमंत्री रहे, बुआ 2 बार मंत्री रहे, और 1% भी उनके में वो एटीट्यूड के ये वो नहीं होता है कि आदमी अचानक से कुछ बन जाता है तो घमंड हो जाता है कि भाई, तो वो किसी वर्ग का हो, एक रिक्शा चालक भी उनके सामने चला जाता है तो वो पैर छू कर देती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लगता है लोग जब आते हैं, जब हम लोग बैठते हैं या क्षेत्र में जाते हैं तो बुआ, चाचा, सब दीदी, ये काम वो काम, बुआ इतने क्या बोले, इतने स्मूथ से, इतने प्यार से, ए भैया, ए चाचा, और जब लोगों की समस्या सुनती हैं तो बहुत शांति से सुनती हैं, और जब हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, जब समस्या की बात होती है तो वो तुरंत पदाधिकारी को फोन करती है, और कभी भी पदाधिकारी को, मैं आपको बता दूं, इतने दिनों में कभी भी पदाधिकारी को इन्होंने नाम से संबोधन नहीं किया है, ना सर से संबोधन किया है, इन्होंने सिर्फ संबोधन किया है तो भाई और बहन के रिश्ता को लेके ही संबोधन किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कभी पदाधिकारी को पदाधिकारी नहीं समझा, उन्होंने पदाधिकारी को अपना परिवार समझा। जैसे बेतिया मझौलिया की जनता को वो परिवार समझती है, जैसे पूरे बिहार को परिवार समझती है, वैसे ही अपने पदाधिकारियों को भी एक परिवार के नाते, और पदाधिकारी कहते हैं कि दीदी आप बोलिए क्या काम है, तो मैं आई हूं क्षेत्र में, लोग मुझे कह रहे हैं कि बेटी ये काम है, वो काम है, तो इससे बड़ी प्रेरणा हमारे लिए क्या हो सकती है।
हम तो देखते हैं तो अच्छा लगता है, तो हमें भी लगता है कि भाई बुआ ऐसी कर रही है, कल हम लोग को भी मौका मिले। अगर पार्टी अगर देती है हम लोग को भी मौका, तो हम लोग भी सोचते हैं कि बुआ के साथ उनका हाथ पकड़ के चले। बीजेपी की मौजूदा नीतियों पर आपका क्या विचार है? बीजेपी की मौजूदा नीतियों पे आप देखेंगे तो आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में टहल रही है। नरेंद्र मोदी जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी की, और अभी का जो आप देखिएगा बजट है जो 7 लाख से होके 12 लाख हो गया, और बिहार में एक से एक योजनाएं हैं। तो ये विकसित देश, विकसित बिहार की बात करिए तो बीजेपी की जो नीतियां हैं, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, जो लोग कल तक सामने मुख्य रूप से नहीं आ रहे थे, चाहे वो जिस वर्ग के हो और चाहे वो जिस चीज में हो, पढ़ाई में हो, मेडिकल में हो या किसी संस्था में हो, ऐसी बहुत सारी चीज है जहाँ आज के डेट में लोग मुखर होकर सामने आए। और इसका पूरा का पूरा अगर कोई श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जाता है। और आप नीति हमेशा देखेंगे, नीति के चलते ही आज विगत 3 बार से आज भाजपा की सरकार बन रही है और एक अच्छे बहुमत से सरकार बन रही है। और जिस चीज के लिए भाजपा ने कमर जो कसा था, जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी थी, और राम मंदिर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, धारा 370 मुद्दा था, ऐसे बहुत सारे मुद्दा थे जिन्होंने भाजपा ने, और मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य और देश के भाजपा से जुड़े लोगों को, संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पता ही नहीं चला कि राम मंदिर कैसे बना, धारा 370 कैसे हटा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं कैसे आई, और जो लोगों के बीच में जो उत्साह है, जो उत्साह आप देख रहे हैं, और भाजपा की जो नीति है, नीति हमेशा भाजपा की साफ रहती है। कभी भी उसमें कोई प्रदर्शन नहीं रहती है कि भाजपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है, ऐसा कभी नहीं रहा। भाजपा जो कहती है वही करती है। लोकल क्षेत्र में आप अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, लोकल स्तर पे पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग अब एक एक बूथ पे जाते हैं, और जो हमारी कमेटियां बनी है उस कमेटियों पे लग के कि भाई और देखें कि कहाँ किसको क्या परेशानी हो रही है, कहाँ सड़क अभी और लग रहा है कि नहीं भाई सड़क नहीं है, या सड़क की चौड़ीकरण करना हो, या कितने भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनका घर नहीं बना हो। ऐसे बहुत जगह है जहाँ बहुत सारी सुविधा, जैसे बिजली तो हर जगह, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ भी अभी बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है। लोगों को स्वास्थ्य का जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा जो क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, वो बहुत सारे लोगों को मिला है कि नहीं, बहुत सारे लोगों को राशन क्या अभी भी नहीं मिल रहा है क्या। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो लोगों के बीच में जा रहे हैं और उसका समाधान कर रहे हैं। जो लोकल स्तर पे जो इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला हुआ है कि नहीं, उस हॉस्पिटल में तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, अंचल में किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। बहुत सारे पदाधिकारी जो हम मनमोहन करते हैं, अभी आप देखे होंगे कि बेतिया सीयू के द्वारा बहुत सारा कार्य नहीं किया जा रहा था, वो बैठ नहीं रहे थे, तो हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष ऐसा भूमि विकास मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने आया तुरंत कार्रवाई की। तो भाजपा जो गलत नीति होगी उस पर तुरंत कार्रवाई कार्य करने का काम करता है, और हमारी नीति हमेशा साफ रहती है, हमारी पार्टी की नीति हमेशा साफ रहती है। इसमें कहीं नीतियों में हमने कभी नहीं, और जो हमने वादा किया करता है, और जो जब जाते हैं चुनाव प्रचार में जो हम वादा करते हैं जनता से, उस वादा को पूरा करने के लिए हम लोग 100%, और हमारे एक एक कार्यकर्ता, जितने कार्यकर्ता है, जो बूथ से लेकर जो अध्यक्ष से लेकर सबको, हमारे पार्टी में सबको सेम एक समान माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता छोटा एक बूथ का कार्यकर्ता हो और प्रदेश अध्यक्ष हो, तो दोनों में कोई नहीं। पार्टी का जो सिपाही होता है वो पार्टी का सिपाही होता है, कोई अंतर हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, और हमारी नीति और हमारी पारदर्शिता हमेशा साफ है और आगे भी है। आपने जिक्र किया कि यहाँ पे जीएमसीएच अस्पताल है, अस्पताल तो बन गया, लेकिन समस्या है उसके अंदर, उस समस्या को दूर कैसे करेंगे? वहाँ नर्स में जो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर नहीं बैठते हैं, अगर पानी की सुविधा नहीं है बढ़िया से, वहाँ सफाई की सुविधा नहीं है, बाथरूम में पानी लग जाता है, इसकी तमाम समस्या है। देखिए अभी क्या है कि बेतिया जीएमसीएच जिस कंपनी को दिया गया है वो अभी फाइनल रूप से अभी
वो उन्होंने अभी हैंड ओवर नहीं किया है। आप बता रहे हैं समस्या है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। नहीं नहीं, आप जो बता रहे हैं डॉक्टर की, अब तो डॉक्टर इतना है कि आप पूछिए मत, लेकिन है, आप जाके अभी भी जाइएगा तो देखिएगा ऐसा नहीं है, डॉक्टर मिलते हैं, इमरजेंसी में सब कुछ मिलता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है। सीनियर डॉक्टर नहीं बैठते हैं। नहीं, सीनियर भी डॉक्टर रहते हैं, किसी कारणवश कभी नहीं रहे तो वो अलग बात है, लेकिन लगातार बेतिया जीएमसीएच के सारे डॉक्टर रहते हैं और हमेशा मॉनिटरिंग यहाँ के माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी का रहता है, माननीय मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी का रहता है, और स्थानीय विधायक और हम लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा लगे रहते हैं। हम लोग हमेशा जाते हैं, अगर कोई परेशानी रहती है तो हम लोग अधीक्षक से बात करते हैं और उस परेशानी को दूर कार्य करने का कार्य करते हैं। संजय जायसवाल से मिले? नहीं, हमारे तो अभिभावक है, हमारे घर के सदस्य हैं, मिलना जुलना होता है, हमेशा मिलना जुलना होता है, हमेशा समस्या, अगर हमारे नगर निगम में कोई समस्या होती है या बेतिया विधानसभा में कोई वैसी समस्या होती है तो अगर लगता है कि नहीं भाई कि बुआ के कार्य से नहीं, उनके कार्य से अगर उनके संबंधित सेंट्रल लेवल का अगर कोई काम होता है तो हमेशा चर्चाएं होती है और हमेशा वो मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको ने क्या कहते हैं, एम्स की बात जब आती है तो मुझे शायद ही लगता होगा कि कोई सांसद जितना एम्स के लिए और अपने क्षेत्र के लिए उतना, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप गुरु जी अगर लगता है, खुदा ना खास्ता कि ऐसा कोई बात हो, अगर लगता है कि आपको अगर आपके किसी रिश्तेदार या किसी को कुछ हुआ हो तो आप एक बार जाइए हमारे माननीय सांसद जी के पास, आपको लगेगा कि नहीं ये सांसद नहीं, उनको लगेगा कि आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, उनको लगा कि इनके परिवार के बच्चे कोई बीमार हुए हैं और वैसी व्यवस्था वो करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी सेंटर की योजना है, जैसे सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना है जो मुख्य रूप से जुड़ती है हमारे यहाँ। मुझे लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि उनके द्वारा कुछ कर। अब तो बेतिया रेलवे स्टेशन को भी उन्होंने, जो बेतिया नगर निगम में आता है बेतिया रेलवे स्टेशन, उसको भी एक मॉडल के रूप में इस बार अपनी जो इस बैठक जो इनकी चलती है उसमें उठाया। और हमारे विधानसभा में परसा एक पंचायत है जहाँ के लोगों का डिमांड है कि वहाँ एक पैसेंजर ट्रेन सुबह और शाम में, क्योंकि वहाँ के जितने हमारे अभिभावक हैं वो लोग कचहरी में कार्य करते हैं, तो इस बार उन्होंने लिख के दिया। तो ऐसे जब ऐसी योजनाएं रहती हैं, जब लोगों की जो बात आती है तो मैं हमेशा जाता हूं और वो मुझे बेटा की तरह स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, मेरी बातों को समझते हैं और उस पर तुरंत कार्य करने का काम और कर रही है। मुझे युवा राजनीति में अगर आ रहे हैं तो उन्हें क्या राय देंगे? नहीं, मैं युवाओं को कहूंगा कि युवा आज बहुत सारे युवा हैं कि जो सोचते हैं कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, डॉक्टर बनूं। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एकदम 100% युवाओं की राजनीति में आना चाहिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक प्रगति के लिए बहुत सारी ऐसी रुकावट है जिनको युवाओं के चलते नहीं। युवाओं की अपनी एक अलग सोच होती है, युवा भी की भागीदारी होनी चाहिए और राजनीति में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। मैं आपके मंच के द्वारा कहना चाहूंगा अपने युवाओं साथियों को, आप भी आइए राजनीति में। अगर और राजनीति में ऐसा नहीं है कि आप किसी सोशल वर्कर बन के या आप किसी पोस्ट पे जाके अपने लोगों का काम करिए, नहीं, आप राजनीति में भी आके अपने लोगों के बीच में लोगों का कार्य कर सकते हैं। थोड़ा समाज के लिए समय निकालिए, थोड़े समाज के लिए बातों को रखिए। बहुत सारी ऐसी बात है जो नहीं पता चलती है, तो जब हम प्रखर रूप से आएंगे राजनीति में तो हमें एहसास होगा कितनी परेशानियां होती है, कितनी कठिनाई होती है। और क्या मैं बोलूं आपको कि मैं आपके मंच के द्वारा एकदम बताना चाहूंगा कि हमारे जितने युवा साथी हैं, मेरे जितने भाई हैं, आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हमेशा यही कहा गया है कि युवाओं की भागीदारी इस देश में सबसे ज्यादा है। आपके अनुसार राजनीति कैसा होना चाहिए? राजनीति बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। राजनीतिक में क्या मैं आपको पहले बोला कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही एजेंडा रहा है कि राजनीतिक में बिल्कुल हमारी आईना की तरह एकदम साफ होता है। हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं और जो भी लोगों की परेशानियां होती हैं वो परेशानी को दूर करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्य। एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए? एक जनप्रतिनिधि को मेरे अनुसार, मेरा जो भी 16-17 साल का हुआ, एक जनप्रतिनिधि को लगना चाहिए कि उनकी जनता उनका परिवार। अगर लगे कि उनके ऊपर अगर किसी प्रकार की विपत्ति आ रही हो, कोई परिस्थिति आ रही हो, तो उनके दुख को दुख समझना चाहिए और उनके सुख को सुख समझना चाहिए और हमेशा जनता के बीच में रहना चाहिए
और जब आप जनता के बीच में जाइएगा तो तभी तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे नेता रहते हैं कि भाई चुनाव जीते और चले गए क्षेत्र से, आप विपक्षियों का देखिएगा तो सिर्फ सोशल मीडिया और पत्रकार के माध्यम से कि भाई ये विपक्षियों का काम है कि ये नहीं करते। जनता के बीच में आपको जनता जिताया है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन कहिए, मेरा अपना ये कहिए कि जनता ही सब कुछ है। और जनता को ही जब तक आप परिवार नहीं मानिएगा तब तक आप समाज के प्रति आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए जनता भगवान है और बाकी आगे जनता ही मालिक होता है। मैं तो जनता के लिए जब तक मेरी सांस है मैं जनता के लिए लड़ूंगा और अपने सभी अभिभावकों, अपने सभी युवा साथियों को मेरी जिस जगह जैसी जरूरत पड़े मैं उनके साथ कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाने का। राहुल जी के निजी जीवन की संभव देखिए, हमारा निजी जीवन क्या हो गया, हमारा निजी जीवन हम सब 4 भाई बहन सन, सबसे बड़ बहन बाड़ी, एगो बहन बाड़ी, चाचा 2 बड़ा, तो हम अपना भाई चारों भाई के संगे रहेंगे। हमारे एगो बेटा बा, एगो बेटी, बेटी देहरादून में पढ़ेली, बेटा भी बेतिया पढ़ रहा है। तो कहे का मतलब है कि इस सब के अलावा कुछ समय अपना परिवार के बीच में देवे नहीं, खासकर पत्नी से हर 10 दिन 15 दिन पे झगड़ा होते रहे ना। वो विश्वास न करें गुरु जी की हम घरे 365 दिन में से रात्रि भोजन जो था वो 20-30 दिन करत है, बाकी 330 दिन हम अपना जनता के घरे खाए नहीं और हो जाने खा के तब चल। तब परिवार कहेला कि वो जनता के लगे चल जाए, तो हमको कहेंगे ठीक बा हम जनता के लगे जाएंगे। तो परिवार है तो जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जब करे के पारी आयल तब परिवार के तो उतना समय ना दे पाओ, लेकिन जब जब परिवार के वैसे जरूरत पड़े तो परिवारों के संगे हम खड़ा बानी, देते जनता परिवार बा। अब तो झगड़ा ना होने चाहिए। मान लीजिए पत्नी भी राजनीति में आगे बनी, नगर निकाय के चुनाव लड़ल बनी, फिर से लड़े की तैयारी बा, मुख्य जनता के बेचारी, अब तो झगड़ा वगैरह ना होने। ना, झगड़ा बहुत कम होला। झगड़ा पति पत्नी में अगर झगड़ा ना हो तो फिर प्यार है, तब झगड़ा ना हुई तब लगभग तो पता चले कि पत्नी के प्यारे नहीं। तो झगड़ा जब देखेंगे कि घर में जब 2 हड़िया रहे ना, तो जब तक वो हड़िया ना बजेला तब तक घर में लगबे ना करेला प्यार, जब हड़िया बजेला तब प्यार। और अपना बाल बच्चा, अपना परिवार खातिर भी हम समय निकाले नहीं, अपना परिवार के बीच में बैठे नहीं, परिवार से भी सलाह लेवे नहीं कि हम जो करत हनी वो सही बा कि गलत बा। ये सब बातचीत होते रहे। शादी कब हुई? शादी हमारे 2013 में भई। हमारी शादी लव मैरिज भई और आज पूरा जनता से प्यार आशीर्वाद से आज 2 बाल बच्चा बा। आशीर्वाद आगे जनता के बनल रहे, सब कोई के आशीर्वाद बाल बच्चा परिवार पे बनल रहे, ये खुशी बा। थोड़ा बताइए जनता के कि कैसे रहा लव मैरिज वाला कहानी जो है तो ये पर भी बताइए, कैसे लोग जाने के चाह रहे। ना लव मैरिज की कहानी कैसन का कही ना कहल जाला कि जब प्यार होला था एक तरफा ना 2 तरफा होला। अब पत्नी के हम पसंद आ गई नहीं। कब की कहां का मामला है, मतलब कब? ये हमारे घर से 50 कदम की दूरी पे हमारे जो ससुर जी बानी स्वर्गीय मुकेश भाई जी, और उनका पत्नी के दादाजी जिंदा बानी बलराज भाई। पूरा चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के लोग के अपन स्क्वाड आई यहाँ के एजेंसी रहे। तब स्कूल के क्रम में आए मिला से एक दूसरा के देखा देखी भइल, प्यार भइल, मोहब्बत भइल। स्कूल का प्यार, स्कूल में के प्यार कहीं या घर के सामने खिड़की के प्यार कहीं, जोन कहीं, ठीक प्यार बढ़ल, दोनों परिवार मिलल, दोनों परिवार मिलके और बियाह शादी भइल, खुशी खुशी दोनों परिवार आशीर्वाद मिलल। खास कर अगर आज हम ही जान बानी तो इसमें बहुत बड़ा दिन हमार पत्नी के बा। पत्नी कभी भी हमारा नहीं के रोकली कि रुआ जनता के बीच में जा रहा बानी तो ना जाए। वो हमेशा कहेले कि जनता के बीच में जाए, रुआ दुख सुख अपना जनता से बांटी और जितना हो सके उतना रुआ जनता खातिर करी, बाकी परिवार खातिर तो हम बढ़ले बानी। तो ऐसे बढ़कर हम धन्य मानेंगे हमार मेहरारू ऐसा बिया कि हमारा ख्याल रखेले, एक एक चीज पे ध्यान रखेले,
ऐसे बढ़कर और एक खुशी का चाहिए। गांव के हर पॉडकास्ट के लोग जो देखा था ओकरा के दुआ का है सब लोग के तो भाई हम सबसे पहले सब कोई के प्रणाम कर रहल बानी, रउआ सबसे आशीर्वाद मांग रहल बानी कि रउआ लोग अपन आशीर्वाद अपन छोट बेटा, अपन भतीजा, अपन भाई, हम जितना लोग बा जनता हमार मालिक बा, रउआ लोग आशीर्वाद बनाई और हमरा इतना शक्ति दी कि हम रउआ लोग के बीच में आई, रउआ लोग को सेवा करी और सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, अपने आप अपना समय दिया और बहुत अपने यात्रा और अपने विचार बहुत अच्छे से रखा। चलिए बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।